हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी 1 नवंबर से शुरू नहीं होगी। धान खरीदी के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में इस साल 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया, लेकिन तारीख को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। बल्कि दिवाली के बाद फिर से बैठक होगी, जिसमें धान की आवक की स्थिति को देखते हुए तारीख पर कोई फैसला होगा। सरकार का दावा है कि उसकी धान खरीदी की पूरी तैयारी है। इधर भाजपा ने 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू नहीं होने पर सरकार को घेरा है। वहीं कई जगहों पर धान समितियों ने प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में हुई, जिसमें धान खरीदी की तैयारियों, बारदाने की उपलब्धता को लेकर बात हुई, लेकिन धान खरीदी की तारीख को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। इस बैठक के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि अभी पूरे प्रदेश में बहुत कम धान की कटाई हुई है, लिहाजा दिवाली के तुरंत बाद समिति की फिर से बैठक होगी, जिसमें धान की आवक को देखते हुए खरीदी की तारीख तय हो पाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से 30% बारदाना मिला है। हम PDS, राइस मिलर्स और बाजार से बारदाना खरीद रहे हैं। धान खरीदी के पहले दिन से किसानों के बारदाने का उपयोग भी किया जाएगा। 1 दिसंबर से हम लोगों ने धान की खरीदी प्रारंभ की थी, तो इस बार भी जो तारीखों का निर्णय है वो दीपावली के बाद बैठ करके उसका निर्णय लिया जाएगा और आवश्यक बारदाने की जो जरूरत है उसके लिए विभाग को निर्देश दिए गए हैं। इधर भाजपा ने 1 नवंबर से धान खरीदी करने की मांग तेज कर दी है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने धान खरीदी में लेट लतीफी को लेकर ट्वीट किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सरकार की धान खरीदने की नीयत ही नहीं, वो जानबूझकर खरीदी में देर कर रही है ताकि 2500 रुपए न देने पड़े। यदि तारीख के घोषित नहीं करेंगे तो औने पौने में धान बेचने को किसान मजबूर होगा। इनके जो लाभ मिलना चाहिए समर्थन मूल्य का, और समर्थन मूल्य के लाभ से किसान वंचित हो जाएंगे। ऐसे स्थिति में तत्काल मुख्यमंत्री जी को निर्देशित करना चाहिए कि किसानों के हितैषी सरकार है तो किसानों के लिए हिला हवाला क्यों। भाजपा के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा धान खरीदी के मुद्दे पर केवल राजनीति करती है। केंद्र के दोहरे मापदंड के कारण छत्तीसगढ़ को परेशानी हो रही है। वहीं किसान कांग्रेस धान खरीदी में किसानों का सहयोग करेगी। इसके लिए जिले से लेकर ब्लॉक स्तर पर कार्यकारिणी का गठन और विस्तार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ केंद्र सरकार दोहरा मापदंड नहीं अपनाएगी। यहाँ के भी किसानों का उत्पादित चावल को खरीदने का, उसना चावल को खरीदने का निर्णय लेगी। धान खरीदी केंद्रों में जाकर किसानों का सहयोग करेंगे और ये प्रत्येक समिति में गठित किया जाएगा और यहाँ पे जिला एवं ब्लॉक में भी किसान कांग्रेस का बॉडी गठन किया जाएगा। इधर धान खरीदी शुरू होने से पहले धमतरी और राजनांदगांव में सहकारी समितियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। 2 साल से सोसाइटी को नुकसान होने की बात की जा रही है। वहीं 5 सूत्री मांगे पूरी न होने पर धान खरीदी का बहिष्कार करने की बात की गई। धान खरीदी में जो कमी आती है, धान में शॉर्टेज में, उसकी भरपाई पूरा करे और कमीशन समिति से ना काटा जाए। समिति को पूरा कमीशन दे और वेतन अनुदान दे। हम लोग शासन से भी वेतन अनुदान की मांग की है। हमारी 5 सूत्री मांग है और यदि हमारी 5 सूत्री मांग पूरा नहीं होती है तो 8 नंबर को पूरे ताला लगा के जिले के कर्मचारी बूढ़ा तालाब रायपुर में 8 नंबर को जाएंगे और धान खरीदी का बहिष्कार करेंगे। छत्तीसगढ़ में धान और किसान बड़े सियासी मुद्दे हैं। जाहिर है आने वाले दिनों में धान पर सियासी घमासान और तेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
उधर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी मंगलवार सुबह 11 बजे एआईसीसी मुख्यालय में सभी राज्यों के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षों और प्रदेश प्रभारियों की बैठक लेंगी। बैठक में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और महामंत्री रवि घोष और चंद्रशेखर शुक्ला दिल्ली पहुंच गए हैं। इस बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी पीएल पुनिया भी शामिल होंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि सोनिया गांधी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कई प्रमुख एजेंडे हैं। कांग्रेस पार्टी में सदस्यता अभियान नवंबर माह से शुरू होने जा रहा है, इस पर चर्चा रहेगी। केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई, किसानों से संबंधित मुद्दों को लेकर जन जागरण अभियान चलाने और कांग्रेस पदाधिकारियों के लिए आयोजित होने वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की जाएगी। कोरोना काल के बाद जो फिजिकल पहली बैठक है, इसमें 2023 और 2024 के चुनाव की रणनीति पे चर्चा होगी। उसके साथ साथ जो 1 नवंबर से बूथ सदस्यता अभियान का बनाना है, उस पर चर्चा होगी। मिशन 2023 के लिए बीजेपी धर्मांतरण को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। प्रदेश में सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए बीजेपी नेता सरकार पर हमलावर हैं। इसको लेकर राजधानी सहित सभी जिलों में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन और आंदोलन हो रहे हैं। और इसी बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 19 नवंबर को 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वो बिलासपुर जिले के मतकुद्वीप में आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही सभी समाज के प्रमुखों से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में बीजेपी नेता भी शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि जिन्हें आमंत्रित किया जाएगा वो शामिल होंगे। बीजेपी नेता केदार गुप्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार के संरक्षण में हो रहे धर्मांतरण जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा होगी। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के चेयरमैन राजेंद्र तिवारी का कहना है कि बीजेपी बेवजह धर्मांतरण के मुद्दे को उछालकर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि जब आ रहे हैं तो संघ प्रमुख आए तो स्वाभाविक रूप से हम लोग के लिए खुशी का अवसर है और हम लोग स्वागत करते हैं, आएंगे, उनका स्वागत भी करेंगे कि उनके आने से निश्चित रूप से एक उत्साह का वातावरण बनता है। तो शासन प्रशासन की शह में धर्मांतरण हो रहा है। 200 से ज्यादा कंप्लेंट थानों में लिखाई गई है, पर अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उल्टा हिंदू धर्म के लोगों को जेल में ठूसा जा रहा है। आपने कवर्धा की भी घटना देखी। मैं समझता हूं माननीय मोहन भागवत जी के आने से इन सब विषयों पर चर्चा होगी। यहाँ पर कभी भी सांप्रदायिकता की बात नहीं उठी। हम लोग सब भाईचारे से और छत्तीसगढ़ का कैसे सर्वांगीण विकास हो, इस उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दृष्टिकोण नहीं है, इसलिए लोगों की धार्मिक भावनाओं को उद्वेलित करने का काम कर रही है। पीएम मोदी ने आज वाराणसी से देश की एक और बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर योजना का शुभारंभ किया है। इंदौर एयरपोर्ट से वर्चुअल रूप से लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम शिवराज, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत कई बीजेपी नेता वर्चुअल तरीके से शामिल हुए हैं। और इस कार्यक्रम का प्रसारण भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में भी किया गया, जहां भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने शिरकत की। इस दौरान प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि इस योजना के जरिए एमपी के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा और जनता बेहतर इलाज पा सकेगी। इस योजना के शुभारंभ कार्यक्रम का जबलपुर में भी प्रसारण किया गया। बीजेपी नेताओं ने योजना के प्रावधानों की जानकारी लेते हुए इसे देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी लाने के लिए कारगर कदम बताया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने तंज कसते हुए कहा है कि सरकार ने अगर कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान ही इस तरह की तैयारियां की होती तो लाखों लोगों की जान नहीं जाती। सरकार सिर्फ प्रचार प्रसार के जरिए देश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, जो कभी पूरा नहीं हो सकता। इस योजना के जरिए देश में हेल्थ सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा, जिसमें करीब 37,000 बेड्स ब्लॉक, जिला और क्षेत्रीय स्तर पर लैब्स, 5 नए नेशनल डिसीज कंट्रोल सेंटर, 4 नए नेशनल वायरल डिसीज इंस्टीट्यूट समेत कई सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। आपको बता दें कि इस योजना के तहत एमपी में अगले 5 सालों में 50 क्रिटिकल केयर यूनिट बनाई जाएगी। साथ ही लैब्स बनाना भी प्रस्तावित है। 75,000 करोड़ की योजनाएं आज उत्तर प्रदेश को और देश के एक भाग को दिए हैं। 9 मेडिकल कॉलेज दिए हैं उत्तर प्रदेश को। तो ये जो पूरा कार्यक्रम था आज उसके अंतर्गत था और ये हेल्थ के विषय में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अवेयर हैं। ये जब बजट में सरकार के रखा था, अगर उस समय में कर लिया होता तो कोरोना में हमारे हज़ारों लाखों लोग की जाने नहीं जाती। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। लेकिन ये सरकार पे ये भी उम्मीद करना बेमानी है
ये जो आज भी कह रहे हैं वो कब तक करेंगे। और छत्तीसगढ़ में दिनों दिन बाघों की संख्या घट रही है, जिसको लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और प्रदेश सरकार के वन विभाग के सचिव के अलावा एनडीसीए को नोटिस जारी कर 8 सप्ताह में जवाब मांगा है। आपको बता दें कि बाघों को संरक्षण देने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में साल 2006 में नए प्रावधान जोड़े गए थे। इसके तहत अलग अलग स्तर पर 3 प्रकार की वैधानिक समितियां गठित कर बाघों और अन्य वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान किया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इन समितियों की बैठक गठन के 12 वर्ष भी नहीं हो सके हैं। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि छत्तीसगढ़ में लगातार बाघों की संख्या कम हो रही है और उनका शिकार हो रहा है। साल 2014 में 46 बाघ थे, जो 2018 में 19 बाघ बचे हैं। इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने ये नोटिस जारी किया है। और चिरमिरी में नए कोयले की खदान और बंद पड़ी खदानों को खोलने को लेकर विधायक विनय जायसवाल, महापौर समेत कई समर्थकों ने एससीसीएल मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद सीजीएम के साथ नए और पुराने माइंस का सर्वे करके उन्हें शुरू करने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही सीएमडी कार्यालय के डायरेक्टर ऑफ पर्सनल से भी माइंस खोलने को लेकर बातचीत हुई है, जिसके बाद धरना प्रदर्शन खत्म किया गया। कमिश्नर बुलाइए, कलेक्ट्रेट बुलाइए और सीएमडी, डीपी और आप लोग का एक कोयले का जो बेतरतीब उत्खनन और आधा अधूरा उत्खनन करके जो छोड़ दिया गया है, कई सारी कम से कम 8 से 9 ऐसी माइंस हैं जिसमें लगभग 200 लाख टन का जो कोयला है रिजर्व है। तो हमेशा ये चिंता रहती है कि चिमरी में कोयला खत्म हो रहा है, बंद हो रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। इतनी बड़ी लापरवाही बोल सकते हैं, कुप्रबंधन बोल सकते हैं, कोई कैसे कर सकता है। और रायपुर में होने वाले 3 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। करीब 2500 पुलिस अधिकारी कर्मचारी अलग अलग सेक्टर में तैनात किए गए हैं। महोत्सव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था करीब 5 सेक्टर में बांटी गई है। रायपुर एएसपी से बात करके डूम में सुरक्षा का जायजा और उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता तहसीन जैदी ने। राजधानी रायपुर में एक बार फिर कोविड काल के बाद एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव जो है वो 3 दिवसीय आयोजित होना है। 27, 28, 29 तारीख को ये आयोजन है। एक भव्य आयोजन है। कोरोना काल के बाद, क्योंकि बीच में जब कोरोना काल था तब ये नहीं हुआ, उसके बाद एक बार फिर भव्य आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। और पूरे देश की जो आदिवासी नृत्य मंडियाँ हैं इसमें यहाँ आई हैं और कई सेक्टरों में यहाँ पे बैठने की व्यवस्था लोगों की गई है। हमारे साथ क्योंकि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था का भी एक बड़ा ख्याल है, क्योंकि नाइजीरिया और कई बड़े कंट्रीज से भी यहाँ पे नृत्य दल आए हैं, उनकी सुरक्षा का भी एक काफ़ी बड़ा एक मुद्दा है। उसको लेके आज एक बैठक भी हुई है। हम यहाँ हमारे साथ हैं तारकेश्वर पटेल, एडिशनल एसपी रायपुर शहर। वो हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके की व्यवस्था है और कितना इसमें बल लगा है, किस तरीके की व्यवस्था की गई है और कितना बल लगा है अभी तक। देखिए, रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 28, 29 और 30 अक्टूबर को राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का कार्यक्रम होना है। उसको लेकर तैयारियां चल रही है। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं और डीआईजी रैंक से लेकर के और अलग अलग रैंक में लगभग 2500 के आसपास अधिकारी और जवान यहाँ पे तैनात किए गए हैं। 5 रीजन में हमारी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है और हम सभी जो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और रूट, ट्रैफिक, कार्यक्रम स्थल, उनके रुकने के स्थानों में अलग अलग लेयर पे हमारी सुरक्षा व्यवस्था है और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। उसी क्रम में आज पुलिस महानिरीक्षक महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो व्यवस्था में अलग राज्य के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग जिलों से आए हुए अधिकारी और जवान थे, उनको ब्रीफ किया गया है और कल से इसका रिहर्सल कराया जाएगा। निश्चित तौर पर कि ये बड़ा आयोजन है, उसको लेके बताया, जैसे कि तारकेश्वर पटेल खुद बता रहे थे कि 2500 के से ज़्यादा डीआईजी से लेके आरक्षक रेंज के जो अधिकारी हैं वो पूरे प्रदेश के बाकी जो ज़िले हैं वहाँ से बुलाए गए हैं। इसमें यातायात का भी काफ़ी बड़ा बल है और जो सुरक्षा को लेके, क्योंकि नृत्य मंडलियाँ हैं जो बाकी देशों से आई हैं, उनके लिए भी एक अलग से उनकी सिक्योरिटी को लेके एक तैनात किए गए। कुल मिला के एक भव्य आयोजन आने वाले 3 दिनों में यहाँ के प्रदेश के जो लोग हैं वो यहाँ देख पाएंगे।
कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। थे गृह मंत्री अमित शाह ने पुलवामा जिले के लेथपोरा की बम बात करेंगे बिग न्यूज में। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। गृहमंत्री अमित शाह ने पुलवामा जिले के लेथपोरा सीआरपीएफ कैंप में आज रात बिताएंगे। अमित शाह ने सुरक्षा बल के जवानों के साथ मुलाकात की और साथ में खाना खाया। शाह ने कहा कि हमारे बहादुर जवानों की वजह से ही देश के लोग अमन चैन से अपने घरों में सोते हैं। मैं यहाँ जवानों के सुख दुख में शामिल होने आया हूँ। आर्यन खान ड्रग केस की जांच कर रहे समीर वानखेड़े को बड़ा झटका लगा। स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने रिश्वत के आरोप पर किसी कोर्ट की तरफ से एक्शन न लिए जाने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। वानखेड़े पर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग केस में रिहा करने के लिए 25 करोड़ रुपए की डील करने का आरोप है। समीर वानखेड़े के खिलाफ एनसीपी नेता नवाब मलिक ने मोर्चा खोल दिया है। मलिक लगातार वानखेड़े पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने वानखेड़े पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी जाति और धर्म की सच्चाई सबसे छुपाई है। मलिक ने ट्विटर पर एक दस्तावेज की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि फर्जीवाड़ा यहीं से शुरू हुआ। वाराणसी में पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ किया। साथ ही 5,189 करोड़ रुपए की 28 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश ने कोरोना महामारी से अपनी लड़ाई में 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बड़े पड़ाव को पूरा किया है। बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद और मां गंगा के अविरल प्रताप से वैक्सीन का अभियान सफलता से आगे बढ़ रहा है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि पंजाब सरकार राज्य में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को भारत पाक से 50 किलोमीटर तक बढ़ाने वाले केंद्र के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। साथ ही जल्द ही इस आदेश को रोकने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। कुछ और खबरें देखते हैं विस्तार से। दतिया शहर के बीचों बीच भटियारा मोहल्ला में अज्ञात बदमाशों की फायरिंग की घटना से आसपास के लोग दहशत में हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र में घटी इस घटना के बाद भटियारा मोहल्ले में भय का माहौल है। स्थानीय लोगों के मुताबिक अज्ञात बदमाशों ने सराफा व्यापारी के निवास पर गोलियां चलाई और भाग निकले। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना किया है। पुलिस ने इस दौरान बदमाशों के हुलिये के बारे में पूछताछ की। मातन का पहरा भटियारा मोहल्ला निवासी सराफा व्यापारी मनोज सांवला और टिंकू सांवला के निवास पर अज्ञात बदमाशों ने रविवार देर शाम गोलीबारी की। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। पुलिस का मानना है कि किसी रंजिश के चलते ये वारदात की गई है। भटियारा मोहल्ला में जो निवासी हैं मनोज जी, तो उनके निवास पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने गोलीबारी की है, जिसके पालन में थाना कोतवाली में अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध अभी FIR दर्ज की जा रही है। व्यापारियों के साथ गलत हो रहा है। यदि इस तरीके से कार्य हुआ तो व्यापारी अपना व्यापार कैसे करेंगे? इस तरह की गुंडागर्दी जो है ठीक नहीं है। इससे सामाजिक तत्वों को जो है इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। कवर्धा विवाद मामले में भाजपा के प्रदेश मंत्री विजय शर्मा और भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी ने 22 अक्टूबर को कोर्ट में सरेंडर किया था। फिलहाल दोनों अभी जेल में हैं। अब उनकी मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। दोनों पर राशन कार्ड को लेकर जिला खाद्य अधिकारी से बदसलूकी करने और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का भी आरोप है और इसकी लिखित शिकायत खाद्य अधिकारी अरुण मेश्राम ने सिटी कोतवाली में की थी। इन मामलों में FIR होने के बाद विजय शर्मा और कैलाश चंद्रवंशी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बताया जाता है कि कवर्धा विवाद मामले में जमानत मिल भी जाती है तब भी उन्हें जेल में ही रहना पड़ सकता है। अरुण मेश्राम के द्वारा थाना कोतवाली में ये आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था कि कार्यालयीन समय में जब वे राशन कार्ड के आवंटन और उसके प्रक्रियागत कार्यवाही कर रहे थे, इस दौरान विजय शर्मा, कैलाश चंद्रवंशी एवं अन्य लोग उनके कार्यालय में आकर इनसे वाद विवाद करने लगे। इधर गोबरा नवापारा थाना क्षेत्र के दुलना एनीकट में बीती रात अज्ञात ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार 3 युवक एनीकट में गिर गए। पानी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 युवक घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि दुलना निवासी पप्पू साहू, योगेश यादव और दीपक यादव बाइक से दुलना एनीकट पार कर रहे थे। उसी दौरान सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी और भाग निकला। वहीं बाइक पर सवार तीनों युवक एनीकट के नीचे पानी में जा गिरे। इससे पप्पू की पानी में डूबने से मौत हो गई, जबकि योगेश यादव और दीपक यादव घायल हो गए हैं।
तो पता चल ही जाता है, पर सीरियल केवल हमला अंदाजा। सीतापुर में अग्रवाल समाज के लोगों ने जशपुर में एक कार्यक्रम में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता पवन अग्रवाल के साथ हुई अभद्रता के मामले में पुतला दहन किया है। उन्होंने इख्तियार हसन नामक व्यक्ति पर धक्का मुक्की और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान समाज के लोगों ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अग्रवाल समाज के लोगों ने इख्तियार हसन पर कार्रवाई न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। पवन अग्रवाल जी के साथ जसपुर में कांग्रेस कार्यक्रम में कांग्रेस के ही कार्यकर्ता के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई। ये काम आइंदा न हो इसलिए हमने महामहिम राज्यपाल के नाम से ज्ञापन एसडीएम साहब को दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया है। मंच पे उनके माइक छीन लिया, धक्का मुक्की किया, उनको अपनी बात बोलने नहीं दिया। यही चाहते हैं कि उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। उसके खिलाफ थाने में मामला भी दर्ज कराने के लिए हम पीआई साहब का आवेदन दिए हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात कैंसर की। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके लक्षणों की पहचान जितनी जल्द हो जाए उतनी जल्दी रिकवरी के चांसेस रहते हैं। ऐसी महिलाओं में ब्रीस्ट कैंसर होता है, जिसको लेकर कई तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। कैंसर लाइलाज नहीं है। जागरूकता के जरिए और सजग रहकर हम कैंसर पर विजय पा सकते हैं।